हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर अच्छे क्वेश्चन में इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और फ्री बॉडी डायग्राम को अगर आप हटा दें तो बहुत चीज़ें आप मिस कर सकते हो, है ना। तो कुछ बच्चों को इस पर कन्फ्यूजन भी था, तो उन्होंने मुझे बोला भी था। तो कोई बात नहीं, मैं इसलिए मैं एक वीडियो साथ आया हूँ आज। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, इवन यहाँ तक कि फोर्स से बताऊंगा। फोर्स का मतलब ये नहीं कि फोर्स से बताऊंगा, फोर्स मतलब बेसिक फोर्स, है ना उससे बताऊंगा। तो अपने कॉपी नोट्स जो भी आपके पास हैं वो लेके आप बैठिए और ध्यान से इसको नोट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, फ्री बॉडी ये खुद चीख चीख के बोलता है कि बॉडी को फ्री करो, है ना। उस बॉडी को फ्री करो सिस्टम से और फिर उसका डायग्राम बनाओ, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम, इसका सीधा मतलब क्या होता है कि ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड। क्या करते हैं हम लोग? उस बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय फ्रीइंग इट, और बेटर से बाय मेकिंग इट फ्री फ्रॉम द सिस्टम। उस सिस्टम से उसको हटा लो और क्या करो, उस पर लगने वाले सभी फोर्स को लिख दो। हो गया, एफबीडी बन गया। चलिए, तो पहले हम एफबीडी एक बना लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका यूज क्या है, क्यों उसको बनाना चाहिए, है ना। और फिर उसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। हो गया। चलिए, तो आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल एक सिस्टम दे रहा हूं। मान लो कि एक सिस्टम हमारे पास है जिसमें ये एक बॉडी ए है, इसके जस्ट बगल में एक छोटू सा बॉडी बी है, उसके जस्ट ऊपर एक छोटू सा बॉडी सी है। तीन बॉडीज को मिलकर ये सिस्टम बना हुआ है, ए बी और सी। और ऑफ कोर्स हमें इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई एक काम करो, मुझे तो एफबीडी ऑफ ए बता के समझाओ, ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये किसी ने आपसे पूछ लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, सुनिएगा अच्छे से। हम ना सबसे पहले ए को यहां पर बना लेते हैं। तो हमारा ए बढ़िया यहां बैठ गया। ठीक है, अब शुरू करो ए से बातचीत। ओके, तो बातचीत करते हैं। ए को मैंने बोला कि भैया तुम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ए ने बोला कि मेरे पे मेरा खुद का, है ना, मास और जी, एम जी नीचे लग रहा है। तो ठीक है, तो ए का एम जी नीचे लग रहा है, अच्छी बात है। और वही होता है किसी भी बॉडी का वेट, जो आप लोग जानते हो, छोटे क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब देखिए, ये जो ए है ना, वो बी को उस तरफ धक्का दे रहा है। तो बी क्या शांत बैठेगा? बिल्कुल नहीं। आप एक बेस समझो कि अगर कोई बॉडी यहां पर रखा हुआ है, उसका अगर एम जी नीचे जाता है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाता है ना। एक्शन नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। आप अगर ग्राउंड पे ऐसे खड़े हो तो आपका एम जी नीचे जा रहा है और आपका जो आर है वो ऊपर जा रहा है। आपको जो फील होता है वो एक्चुअली आर फील होता है ना। नॉर्मल रिएक्शन आपको फील होता है कि अरे मेरा वेट इतना है। ठीक है, चलिए, तो एम जी आ गया नीचे। अब बताइए, इस बॉडी ने अर्थ को एम जी दिया, तभी तो अर्थ ने उसको आर दिया, नहीं तो क्यों देता। अच्छी बात है। यहां देखिए, इस ए ने बी को कहा उधर जाओ, बी बोलेगा हम तो चले जाएंगे, लेकिन मेरा नॉर्मल रिएक्शन तुमको झेलना पड़ेगा। जैसे अगर सरफेस, कभी समझिएगा, इस सरफेस को अगर कोई ऐसे प्रेस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा। ऐसा सरफेस है, इसको कोई ऐसे प्रेस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा। ये सरफेस है, ऐसे प्रेस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा।
आप बताओ, ये इस बी को ऐसे प्रेस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन वैसा होगा तो इस तरफ भेजेंगे, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी, ये ए पे लग रहा है। और सुनिए, इस ए ने mg से नीचे अर्थ को दबाया, अर्थ ने बोला रुक जाओ बताता हूं तुमको, इसने अर्थ ने नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अर्थ ऊपर चला गया। अब सुनिएगा, इस ए ने सी को भी इधर जाने को बोल दिया, सी ने बोला ठीक है मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरा नॉर्मल रिएक्शन झेल के बताओ, तो इस ए पे एक इधर भी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। देखो इस ए पे कितने फोर्स काम कर रहे थे जो आपको पता ही था, ये तो शांति से रखा हुआ था ना, ऐसे कई चीजें आपके घर में रखी होंगी, डब्बे के ऊपर डब्बा के ऊपर डब्बा, देखो ऐसा कुछ होता रहता है ना। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन उसका पता होना चाहिए, उस पर लगने वाले सारे फोर्स पता होना चाहिए, ये ठीक है कर लिया हमने। अच्छा, अगर इसी पर मैं आपको पूछ लूं कि भैया बता दो एफ बी डी ऑफ 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 बी, चलिए बी का एफ बी डी बनाइए, ठीक है शुरू हो जाते हैं। ये हमारा सरफेस, इस पे रखा हुआ हमारा छोटा सा बी, बहुत बढ़िया। अब बताइए इस बी का mg नीचे की तरफ, अर्थ ने बोला हम कैसे शांत रहें, लो नॉर्मल ऑफ अर्थ। इस बी ने ए को कहा उधर फोर्स लगाओ, तो इस पर ए ने कहा कि तुम मेरा नॉर्मल झेलो, नॉर्मल ड्यू टू ए, बहुत बढ़िया। इस सी ने, इस बी ने सी को ऊपर ही तो पुश किया होगा, इस बी ने सी को ऊपर ही तो पुश किया होगा, तभी तो सी वहां बैठा हुआ है। थोड़ा सोच के देखिए, ये सी तो नीचे ही आता ना, लेकिन इस बी की वजह से वो ऊपर बैठा हुआ है, तो बी ने उसको ऊपर फोर्स लगाया होगा, तो सी ने बी पे नीचे फोर्स लगाया होगा, यानी इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू सी। तो इस बी पे लगने वाले 4 फोर्सेस आपके सामने हैं, बेसिक एफबीडी है, बिल्कुल बेसिक एफबीडी है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि हाउ टू ड्रॉ एफबीडी ऑफ एनी सिस्टम। अब मैं आपको सिखाता हूं कि एफबीडी का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ एफबीडी, अभी देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग चलेंगे सीधे पुली ब्लॉक पे, और पुली से मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ एफबीडी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैंने एक रिजिड, इसको बोलते हैं रिजिड सपोर्ट, है ना, जो कहीं ये हैंग आउट है इस तरीके से, ये पुली हो गया है ना जी। यहां पर मैंने एक मास को रख दिया 10 का, ठीक है 10, और इस पुली के इस तरफ मैंने एक और पुली बनाया और इस पे मैंने 2 मास लगा दिए। ये है मान लो आपकी सपोज इट इज 9 एंड इसको हम कह लेते हैं 2 kg का, सिंपल। चलिए अब मेरा आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, सो क्या क्या, ये पुली नंबर 1, ये पुली नंबर 2। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 kg वाला डब्बा है ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, आइदर इट इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड, पता करना है आपको, ठीक है। आपने बोला जी ये तो अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं कि 2 नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले पुली 1 पे ध्यान दिया, तो पुली 1 पे जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे क्या पता चला कि इधर क्या है 10 और यहां क्या वेट है 11, इधर क्या वेट है 10, यहां क्या वेट है 11। इस पूरे सिस्टम का देखो ना, इस पुली 1 के लेफ्ट हैंड साइड में 10 kg का वेट है और इस तरफ टोटल 11 kg का वेट है, ये ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं पुली 1 की बात करूं तो 2 इज गोइंग डाउन। अच्छा जी, 2 जा रहा है नीचे, हम तो खुश हो गए कि हमारा काम हो गया। और 2 क्या, सच्चाई यह है कि 9 और 2 दोनों ही नीचे जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज 10, दिस इज 11। ओके, तो हमने 2 को देख लिया। फिर हमें किसी ने कहा कि ये काम करो ना, ये दूसरा जो पुली है उस पर ध्यान दे दो। मैंने कहा ओके, तो अगर मैं पुली 2 की बात करूं तो इस पुली 2 की बात करेंगे तो 9 ज्यादा है और 2 कम है, तो ये 9 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा कि 2 इज गोइंग अप, लिख तो दिया हमने, लेकिन लिखते लिखते लास्ट वर्ड जब हम लिख रहे थे तो हमें कंफ्यूजन
जो है वो मिल गया कि यार ये क्या हो गया कि ये 2 जो है वो नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है। जब ये मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बोलते हैं सर इंटेंसिटी, पता नहीं कहीं से सीख लेते हैं एक आध वर्ड। तो ये मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ जी, इसको आप अदरवाइज मत लेना। तो वो क्या बोलते सर इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो उसकी बात मानेगा। अरे तो मुझे क्या पता इंटेंसिटी किसकी होगी, आप बताओ ना। यहाँ अगर मैं 3 कर दूं तो आप क्या कर लोगे, 7 कर दूं तो क्या कर लोगे, 11 कर तो क्या इंटेंसिटी निकालते रहोगे हर बार। दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं कंफ्यूजन है ना, कि 2 ऊपर गया या नीचे आया। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे और एफबीडी हमें इसी में हेल्प करता है कि वो जो सिस्टम है वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले कंफ्यूजन को रख लो अपने मन में कि भाई हाँ ये कंफ्यूजन है, और एफबीडी कैसे हेल्प करेगा इस पर वो भी हम तुरंत सीखेंगे। चलिए, तो ये मैंने आपके साथ एक कंफ्यूजन को छोड़ दिया है। अभी हम लोग जब पुली ब्लॉक स्टार्ट करेंगे आगे तो आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, बिफोर दैट हम एक टर्म सीख लेते हैं, टेंशन। इसका बहुत काम करने वाला है। टेंशन क्या होता है, टेंशन तो बहुत होता है, आप भी टेंशन तो आप जानते ही हो। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में 3 तरीके का फोर्स मैं बताता हूँ आपको। वन इज पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, और दूसरा होता है टॉर्क। टॉर्क मीन्स ट्विस्टिंग फोर्स, जैसे कि मुझे अगर इसको खोलना होगा तो मैं इसको खींच नहीं सकता, मुझे इसको घुमाना पड़ेगा, है ना। तो टॉर्क, पुश एंड पुल, और तीसरा क्या होता है, टेंशन। टेंशन हमेशा एक स्ट्रिंग में डेवलप होता है ना। और वो क्यों होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, सिस्टम ऐसा है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है और यहाँ दूसरा ब्लॉक है। इसको आपने एक थ्रेड से कनेक्ट कर दिया। आप इस ब्लॉक को इधर खींचते हो इसको, तो क्या ये चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा। रूल क्या होगा, स्ट्रिंग टूटना नहीं चाहिए, और वही हम लोग एज्यूम करते हैं पूरे फिजिक्स में। ठीक है, तो इसको आपने खींचा तो ये क्यों चल पड़ा, इसको तो खींचा नहीं आपने। यहीं से एराइज होता है कि कुछ ना कुछ तो है जो इसको खींच रहा है, और वही कुछ ना कुछ क्या है, टेंशन। आपके इधर फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस रोप में, इस थ्रेड में, इस स्ट्रिंग में कुछ डेवलप हुआ, कोई फोर्स डेवलप हुआ, जिस फोर्स ने इस दूसरे ब्लॉक को खींच लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं टेंशन के बारे में। आप देखना, इसको मैं हटाता हूं। अब देखो टेंशन क्या होता है, फील द टेंशन, है ना। मान लो कि ये एक थ्रेड है, स्ट्रिंग है, इस पर मैंने इस तरफ फोर्स लगाया कि भाई तुम उधर जाओ, खींचो, है ना। तो यहां पर इसके बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स आपको एज्यूम करने होंगे, जो कि हर मैटर में अवेलेबल होता है। ठीक है, जब मैंने इसको उधर खींचा उस तरफ, ये स्ट्रिंग कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकती। ये हमारा कंडीशन होता है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। तो अगर आप इसको इधर खींचोगे तो ये पॉइंट उधर जाना चाहेगा, लेकिन रूल क्या है, व्हाट इज द रूल, कि इसका लेंथ नहीं बदलना चाहिए। तो क्या होगा, ये इससे बचने के लिए अपने अंदर इतना ही फोर्स अपोजिट में डेवलप करता है। दिस अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। क्या बोलते हैं इसको, टेंशन। आप इधर खींचोगे, टेंशन इधर बनेगा, बिल्कुल लॉजिकल चीज है। ये क्यों हुआ, देखिए, आप इस स्ट्रिंग के लेंथ को खींचना चाहते थे, इसने अपने लेंथ को रिड्यूस किया, तो इससे, हाँ ये वर्ड ध्यान दीजिए, रिड्यूस किया। तो यहां रूल समझेंगे क्या, कि टेंशन ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द लेंथ। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको टेंशन का डायरेक्शन बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। टेंशन हमेशा उस स्ट्रिंग के लेंथ को कम करना चाहता है। इस केस में अगर आप उसको, मान लो कोई स्प्रिंग है, वहां पे अलग थोड़ा सीन आ जाएगा, बट नॉर्मली जो टेंशन की बात हम करते हैं उसमें क्या होगा, ये लेंथ को रिड्यूस करेगा। अब देखो ये सेम चीज यहां पर, कि अगर मैंने ऐसा एक सिस्टम रखा, आगे पढ़ोगे कि रॉड में भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा टेंशन डेवलप होता है, वो भी सीखेंगे। हालांकि उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, वो बाद में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अगर इसका मास कुछ भी है, मान लो ये mg से इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, फिर भी ये क्यों यहां पे टिका रहता है, जरूर इस पे कोई ऊपर फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो इस लेंथ को
इंक्रीज करने की कोशिश किसने की? इस एम ने, इस एम जी ने। तो बदले में एक टेंशन डेवलप होगा ऊपर की तरफ जो इसको टूटने नहीं देगा, जो इसके वेट को बैलेंस करेगा, है ना। तो टेंशन हेयर अराइज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंशन बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ टेंशन टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, अब सब जगह टी होगा, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, तब तक क्या होगा? टेंशन एक बार में सेम होता है, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। देखो हमेशा ना पॉइंट पे जाओ, टॉपिक सीखो, न्यूमेरिकल करो, पोस्ट थ्योरी करो, डेरिवेशन करो और बस एंड करो, है ना। फिर टाइम रहेगा तो बुक रीडिंग कर लेना, अलग बात है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा टेंशन को ध्यान रखते हुए थोड़े से कनेक्टेड बॉडीज की बात कर लेते हैं ना। कनेक्टेड बॉडीज की बात कर लेते हैं। कनेक्टेड बॉडीज का मतलब क्या होता है कि अगर दो बॉडीज आपने कनेक्ट कर लिए तो जितना फोर्स एक को दोगे, जितना एक्सेलरेशन एक को मिलेगा, उतने से ही दूसरे को चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? वो स्ट्रिंग टूट जाएगी, है ना। तो जैसे कि एक रेलवे, एक उसमें ट्रेन में होता है कि जितने उसके कंपार्टमेंट्स हैं, अगर एक कंपार्टमेंट चलेगा इतने की स्पीड से तो दूसरा भी उतने से चलेगा, ये रूल होता है। दैट इज करेक्ट सिस्टम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि मैंने क्या किया, एक यहाँ पर बनाया पुली सेटअप, है ना, और यहाँ पर इसको मैंने ऐसा कनेक्ट किया, ठीक है। इस तरफ मैंने एक मास M1 को हैंग किया और इस तरफ मैंने एक मास M2 को हैंग किया, ठीक है। M2 M1 बना हुआ है, ओके। हम यहां मान लेते हैं कि M2 जो है वो बड़ा है M1 से। क्या एज्यूम किया हमने कि M2 जो है M1 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर M2 बड़ा है तो आप बताइए ये नीचे की तरफ आएगा, लेट अस कॉल द एक्सेलरेशन इज A, और अगर ये A से नीचे आया तो आपको अच्छे से पता है कि ये A से ही ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही थ्रेड है। अगर इसमें कुछ भी चेंज आया, ये पॉइंट अगर 5 की स्पीड से गया, ये 3 से गया, ये रोप टूट जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये अगर A से नीचे आया तो इसको A से ऊपर जाना ही चाहिए, दैट इज द रूल, ओके, मान लिया हमने। चलिए अब क्या करते हैं समझिएगा। इस केस में हम बात करते हैं पहले नेट फोर्स की। किसकी बात करते हैं? नेट फोर्स की। एक बात बताओ, ये जो पुली है, इस पुली को, ये M2 मास है, नीचे क्या फोर्स लग रहा है? M2G। तो टेंशन कहां लगेगा? ऊपर, मैंने पहले बता दिया। इसका मास क्या है? M1, तो इस पे क्या लगेगा? M1G, और टेंशन कहां लगेगा? ऊपर। बहुत सिंपल। अच्छा, यहां दोनों टेंशन मैंने सेम क्यों लिखा? क्योंकि रोप एक ही है, इस पुली के ऊपर से वो गया है बस, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, रोप सेम है, ओके। आप बताओ, इस पुली को क्लॉकवाइज कौन घुमाना चाहता है? M2G। और इस पुली को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कौन घुमाना चाहता है? M1G। M1G का बस चले तो उसको ऐसा कर दे, M2G का बस चले वो उसको ऐसा कर दे, और यहाँ पे M2G का बस चल रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो ज्यादा है, ओके। तो आप बताइए इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? M2G बोला इसको, पुली को, कि सुनो तुमको 10 से इधर जाना है। M1G बोलेगा कि यार मेरा भी कोई वैल्यू करो यार, है ना, मैं 8 हूं, तो सुनो पुली तुमको 8 से इधर होना है। तो पुली कंफ्यूज कि यार मैं 10 से इधर हो जाऊं कि 8 से इधर हो जाऊं, लेकिन उसने देखा कि बड़ा कौन? 10 वाला। ठीक है, काम करते हैं, तुम अपना 8 माइनस कर लो, मैं 2 से इधर हो जाऊंगा। कॉमन सेंस ये होता है। आप 10 रुपए कमाते हो, 8 रुपए खर्च करते हो, 2 बचता है ना यार, वही होता है। तो यहाँ पर 10 रुपए इधर, 8 इधर, तो 2 बच गया, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा बताइए? M2G बड़ा है तो M2G में से M1G को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, हमें तो अच्छा लगा। चलिए इसके बाद बताइए टोटल मास। आप बताओ ये जो बेचारा फोर्स था जो कितनों को माइनस करके आया, इस फोर्स पर किन लोगों का लोड है? इस फोर्स को किन किन को घुमाना है? आंसर है M1 को भी और M2 को भी। दोनों पर ये काम कर रहा है। तो टोटल मास जो हमें ऑपरेट करना है जिस पर, वो है M1 प्लस M2। मैंने कहा अच्छी बात है। आप बताओ मुझे एक्सेलरेशन क्या होगा? यस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? ये कितना होगा?
क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, न्यूटन अंकल क्या कह गए थे, F बराबर ma, है ना। तो ये क्या होगा F बाई एम, F बाई एम। आप बताइए फोर्स कितना है, m2g माइनस m1g, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अगर मैं सिंपली करूं इसको तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से क्या करो आप g को कॉमन ले लो, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, g को कॉमन लेना था, कोई बात नहीं, m2 माइनस m1 और g यहाँ चला गया और नीचे क्या आ गया m1 प्लस m2। देखो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे। तो वी कैन कैलकुलेट कि ये कैसे ऑपरेट करता है। आई थिंक ये इजी है समझना आपके लिए, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हमने फोर्स का बेसिक रूल यूज किया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सेम क्वेश्चन को एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हमें बनाने में हेल्प करता है। तो विद देखिए मेथड नंबर 2, यार सीख लो, एक और मेथड सीख लो, है ना, 2 मेथड सीख लेते, कंफर्म भी हो जाएगा और एफबीडी लगाना भी सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी आर डीलिंग विद मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 2 में हम बात करेंगे एफबीडी, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं किसका, एफबीडी ऑफ M2। M2 जो बॉडी है इसका आपको बनाना है एफबीडी, ठीक है जी। चलो देखो क्या कर रहा हूं मैंने ये लिया M2, ठीक है। आप बताओ M2 पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। नीचे क्या लग रहा है उस पे M2G, ऊपर क्या लग रहा है उस पे टेंशन, बस 2 ही फोर्स तो काम कर रहे हैं उस पे, M2G और टेंशन। अच्छा बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि M2G ही बड़ा होगा, क्योंकि उसकी बात मान रहा है ना वो, और टेंशन को उसने इग्नोर कर दिया, है ना। तो M2G ज्यादा है, टेंशन कम है, तभी तो ये नीचे जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस केस में तो बताइए मुझे, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, बेसिक फॉर्मूला, नेट फोर्स क्या होता है, तो नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वी ऑल नो नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन हमें किसी ने बाद में बताया कि भैया इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, M2G ज्यादा है, तो M2G में से टेंशन को माइनस कर दो, यही होगा नेट फोर्स और ये होगा M2A। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। देख लो बहुत ही सिंपल, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, नोट कर लिया आपने। अच्छा फिर अब हम बात करते हैं किसका, एफबीडी ऑफ M1। M1 का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो देखो जी, मैंने लिखा यहाँ पे M1 पे नीचे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, M1G। M1 पे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। इतना ही है ना, ठीक है। आप बताइए नेट फोर्स का फिर से बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताओ इस M1 पे लगने वाले 2 फोर्स हैं, एक फोर्स टेंशन, एक M1G, और ये M1 जा कहाँ रहा था, देखो ऊपर जा रहा था। अगर M1 ऊपर जा रहा था तो हमें अच्छे से पता है कि जरूर टेंशन बड़ा होगा और M1G छोटा होगा, जो M1A के बराबर होगा। जल्दी जल्दी इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, बहुत ही बेसिक है वो तो, अब तो आ गया होगा आपको, है ना। टेंशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, और M1G कहाँ है, नीचे की तरफ, और बड़ा कौन है, टेंशन। तो हमने उसकी बात मान ली, चलो भाई तुम बड़े हो, तुम्हारा ज्यादा वैल्यू है, ओके। नाउ अब लोग पता क्या करना है आपको, 1 और 2 को ऐड कर देना है, 1 और 2 को ऐड कर देना। चलो कर लिया हमने। तो जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, इट विल बी M2G माइनस T प्लस T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M2A प्लस M1A। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। अब लोग क्या करना है, T तो गॉन, गो वेंट गॉन, है ना, और क्या होता है, गोइंग गोज, V5, है ना, ओके जो भी है। तो ये हो गया M2G माइनस M1G
और ये हो गया m2 प्लस m1 और a को ले लो कॉमन, दोनों में है ना, कॉमन ले लिया। अच्छा तो यहां से बताइए a क्या होगा, इसमें से g कॉमन ले लो तो हो जाएगा m2 माइनस m1 और यहाँ पे g आ गया और अपॉन में ये यहाँ पे आ गया। अरे ये तो मुझे मिलता जुलता दिख रहा है। याद कीजिए इससे पहले हमने यही किया था, लेकिन वहां हमने कोई और तरीका यूज किया था, यहाँ हमने एफबीडी यूज किया है, दोनों में आंसर सेम है। तो इस तरीके से हमें एफबीडी हेल्प करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो है ना, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए कि कनेक्टेड सिस्टम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 बातें और बाकी हैं, मैं चाहता हूं कि एक ही उसमें समराइज कर दूं ताकि आपको भी आसानी हो सीखने में, है ना। चलिए ठीक है जी, तो एक इसमें मैं आपको और सिखाता हूं कनेक्टेड सिस्टम्स, कनेक्टेड बॉडीज का एक पार्ट मैं आपको और सिखाता हूं, उसको देखते हैं। देखिए जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे हमने एक ब्लॉक को रखा, लेट अस कॉल इट m1, एक थ्रेड रखा, इसको रखा, लेट अस कॉल इट m2, और फिर एक थ्रेड रखा, इसको रखा, तीसरे बॉडी को लेट अस कॉल इट m3, और कहा इसको चलो, m3 को कहा चलो, है ना। तो m3 को हमने चलने के लिए बोला। ठीक है जी, आप बताइए ये तीनों साथ में चलेंगे, फिक्स है क्योंकि तीनों कनेक्टेड हैं, ये तीनों साथ में चलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, ओके। आप बताओ इस m2 को इस तरफ कौन ले जाएगा, मैंने सिखाया था टेंशन ले जाता है, इधर भी टेंशन ले जाएगा, टेंशन टेंशन इस तरफ। आप बोलोगे सर टेंशन तो यहां भी होगा इस तरफ, मैंने कहा होगा, पक्का होगा, लेकिन हमें वो फोर्स चाहिए जो इसको अभी आगे ले जा रहा है ना। तो m2 को ये ले आगे, लेकिन अलग अलग है। देखो ये दोनों वायर एक है क्या, बिल्कुल नहीं, यहां पे टेंशन टी 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 टी, लेकिन यहां पे टी नहीं होगा, क्यों, बीच में एक ब्लॉक आ चुका है, तो वो नहीं होगा। ओके, तो इसका नाम हम रखते हैं T2, इसका नाम रखते हैं T1, सिंपल है, अलग अलग है, अलग अलग नाम रख दिया, T2 और T1। ओके चलिए, अब देखिए यहां पर हमें निकालना होगा सबसे पहले इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो आप बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। टोटल फोर्स इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स क्या है, F, टोटल फोर्स F है। आप बताओ इस F को कितने लोगों की जिम्मेदारी दी गई है, m1 की जिम्मेदारी दी गई है, m2 का जिम्मेदारी और m3 का जिम्मेदारी। इस F को तीनों को खींचना है, मैंने उतना कहा ठीक है बच्चों, अब आ गया तो खींचेंगे। तो टोटल मास में आपको m1 m2 m3 तीनों को रखना पड़ेगा। तो द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम विल बी F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और खुशी की बात यह है कि जो एक्सेलरेशन m1 का होगा वही m2 का होगा, वही m3 का होगा, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया लिख दिया हमने। तो ये तो आ गया। अब मैं आपसे पूछ लूं, बताइए जी T1 क्या होगा। यहां थोड़े से बच्चे घबरा जाते हैं कि टेंशन 1 क्या होगा। देखो आपको कुछ नहीं करना, टेंशन फोर्स होता है ना, टेंशन इज अ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप बताओ इस टेंशन पर किसकी जिम्मेदारी है, ये T1 को किसको खींचना है, इसको ढूंढना है बस। तो सबको पता है, दिख रहा है वो प्रॉपर, है ना, कि इस T1 को सिर्फ m1 को खींचना है और कोई है ही नहीं, तो हवा को थोड़ा ना खींचेगा उधर जाके। ये T1 को सिर्फ, अब सुनो मेरी बात, इस F को तीनों को खींचना है, इस T2 को इन दोनों को खींचना है, इस T1 को सिर्फ m1 को खींचना है ना। तो इस T1 के लिए जो मास अवेलेबल है वो m1 है, और आपको पता है कि तीनों का एक्सेलरेशन कितना है, यही। तो क्या करेंगे, F अपॉन, अरे आया कि नहीं आया, इस फॉर्मूले को बच्चे याद करते हैं यार, बताओ क्यों याद करना है इसको, कितना सिंपल तो है।
अब अगर मैं आपसे T2 पूछ लूं तो आप गुस्सा हो जाओगे क्या? T2 कैसे निकालेंगे? देखो, इस T2 को किसको खींचना है, M1 को या M2 को? आंसर है दोनों को खींचना है। इस T2 को M1 को भी खींचना है और M2 को भी खींचना है। तो इस T2 के लिए जब आप मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करोगे तो मास के बदले आप M1 प्लस M2 दोनों को यूज करेंगे और यहां पर आप F को क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3। आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, हो गया। अच्छा चलो एक चीज और चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस F को निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा बताइए? F, द थर्ड फोर्स, इस F को किसको खींचना है? इन तीनों को खींचना है। तो मास के बदले क्या लिखोगे, M1 प्लस M2 प्लस M3, और एक्सेलरेशन तो सबका सेम ही होगा, तो क्या लिखोगे आप, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू F। देखो वेरीफाई भी हो गया, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो कि किसी भी कनेक्टेड सिस्टम में ये कैसे काम करता है। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू दिस। इसको नोट कर लीजिए आप कि हाउ दिस इज डन। ठीक है, चलिए। कनेक्टेड सिस्टम में यहां तो स्ट्रिंग था, कभी कभी कनेक्टेड सिस्टम में सिर्फ ब्लॉक होते हैं, सिर्फ ब्लॉक रखे होंगे और आपको उसका कनेक्टेड सिस्टम बनाना होगा। प्रोसेस सेम है, बट मैं चाहता हूं कि आपको एक बार बता दूं उसको कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप, जैसे मान लो ये सिस्टम है, यहाँ पे एक बॉडी रखा है M1 और इसके जस्ट बगल में एक बॉडी रखा है M2। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपने इस पे लगाया फोर्स F1, चलो या F लगा, ठीक है। इस F को आपने बोला कि भाई M1 पे लगाए, चलो M1 बोलेगा भाई मेरे बगल में M2 भी है, तो अगर मैं चलूंगा तो वो भी चलेगा, तो ठीक है भाई दोनों चलो फिर तो, है ना। तो आप बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स कितना लग रहा है F। इस फोर्स को चलाने की जिम्मेदारी क्या बोल गया मैं, इस फोर्स को किन किन लोगों को चलाना है, तो M1 को भी और M2 को भी। अरे बोलो हाँ कि ना। तो आप बताइए एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, F अपॉन M1 प्लस M2। बहुत बढ़िया, तो हो गया हमारा। अब सुनिए, मैंने आपसे पूछ लिया कि ये M2 को अगर ये फोर्स F1 है, सुनिएगा, M2 को F ने टच भी नहीं किया फिर भी वो चला। क्यों चला? क्योंकि इस M1 ने कुछ फोर्स M2 पे लगाया, वो कुछ फोर्स हम निकालना चाहते हैं, तो उसको मैंने कहा F1। तो किसी ने कहा बताइए भैया F1 कितना होगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। F1 को किसको चलाना है, M2 को चलाना है। F1 को M2 को चलाना है सिर्फ, और किस एक्सेलरेशन से, तो जो ऊपर लिखा हुआ है F अपॉन M1 प्लस M2। देखो कहानी खत्म। तो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिटवीन के फोर्सेस, अगर यहाँ पे एक और बॉडी होता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो यहाँ पे एक और बॉडी आ जाए, बॉडी नंबर 3, इसको M3 बोल देते हैं, इस फोर्स को F2 बोल देते हैं, क्या दिक्कत है? तब नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, M3, और यहाँ पे F1 कितना होगा? अब F1 को M2 को भी चलाना है और M3 को भी चलाना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, M2 भी लिखेंगे और M3 भी लिखेंगे, और फोर्स में M3 और आ जाएगा। सेम प्रोसेस। इसमें इसका नाम F2 है, कोई आपको बोले F2 क्या होगा, तो F2 को किसको चलाना है, M3 को, तो मास के बदले M3 और एक्सेलरेशन जो पूरे सिस्टम का है वो इसका होगा, तो F M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का फोर्स, एक्सेलरेशन एंड ऑल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें एक टॉपिक और हम देखना है। जरूरी नहीं कि आप इस वीडियो को एक साथ देखो, आपकी मर्जी है, आप अवेलेबल है, जब चाहो तब देख लो, है ना। जैसे कोई थ्योरी सीखा, उस पर 4-5 क्वेश्चन कर लिए, फिर अगला थ्योरी सीखा, फिर उसको क्वेश्चन कर लिए, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। बट मेरा ये कहना है कि आपको जो है ये कंसेप्ट मालूम होने चाहिए कि कैसे हम इन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसी को
कई कई किताब में लिखा होता है कंस्ट्रेन मोशन, है ना, कनेक्टेड मोशन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन क्या होता है, कंस्ट्रेन का मतलब होता है कि आप कहीं कहते हैं ना कि हिंदी बोलते हैं उसको बाध्य होना, है ना, कि वो आपको करना ही करना। जैसे कि कोई भी काम, पढ़ना है, फिर उसका आपको मान लो घूमना है, या स्कूल पहुंचना है, या कोचिंग में टाइम से आना है, तो यू आर कंस्ट्रेन विद दैट, है ना। तो कंस्ट्रेन मतलब होता है कि आपको वो चीज़ करना ही करना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं बताऊं, एक सिस्टम लेते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये दो ब्लॉक हैं, आप बताओ अगर मैं इसको जोड़ दिया, अगर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये ए है और ये बी है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा। बहुत सिंपल है, 10 ही बोलोगे, है ना, सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये रॉड तो टूटना नहीं है, पहले बात कर ली हमने कि स्ट्रिंग टूटता नहीं है, तो अगर ये 10 से गया तो ये 10 से ही जाएगा, दैट इज कंस्ट्रेन। सो यहां से हम सीख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेन, कि ये 10 से, तो अच्छा ये कैसे हुआ, सुनिए कैसे हुआ। ये 10 से, तो ये 10 से, ये 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10, तो ये भी 10। हाँ, उस स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम होती है। क्या बोला मैंने? स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे कर लेते हैं। मान लो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन में कराता हूँ, है ना, कोई इसका खास नहीं है, बट हाँ आपके बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। मान लो कि एक ब्लॉक है और यहाँ हमने एक लगा दिया पुली, और ये इससे कनेक्टेड है ऐसा, और यहाँ पर एक और ब्लॉक है, ये एंगल मान लो कितना है, मान लो 37 डिग्री है, ठीक है। और ठीक है, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। इस ए बॉडी को मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से खींचा, बताइए बी की वेलोसिटी क्या होगी। यस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी। पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो एक बार ट्राई करके, नहीं बने तो फिर दोबारा बताता हूं मैं बी की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। देखो रूल लगाइए, ये 10 तो ये भी 10 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 10, यानी यहां पर इसको 10 से ऊपर जाना पड़ रहा है यार, इसको 10 से ऊपर। आप बताओ क्या ये बी ऊपर चला जाएगा क्या, ये बी ऊपर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, बी तो इसी रास्ते पे जाएगा ना यार, बी थोड़ा ना ऊपर चला जाएगा। तो आप बताइए बी का एक्चुअल वेलोसिटी कहां पर है, अलोंग दिस लाइन, बी इस लाइन पर है। तो अगर इसका वेलोसिटी इस लाइन पर है, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट क्या यहां होना चाहिए, 10, हाँ या ना। हमेशा मेन वेलोसिटी पे ध्यान दो, v, यही v तो है वेलोसिटी, और इस v का एक कंपोनेंट 10 पे होना चाहिए। वेक्टर जोड़ना आपको आता होगा, 37, यानी ये हम कह सकते हैं कि इस v का cos कंपोनेंट, v cos 37 should be 10 ओनली, और 37 निकालने के लिए आपको ट्राइंगल पढ़ाया गया होगा। ये अगर 37 होता है तो ये होता है कितना, 3, ये होता है 4, ये होता है 5, और यही अगर आपको बोल दे फॉर 53, अगर ये 53 है तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, यू नो वेरी वेल। तो cos 37 बताइए क्या होगा, b अपॉन h, 4/5, तो v इंटू 4/5 इज इक्वल टू 10, सो v क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5/4, कितना होगा ये, 25/2, सही है ना, 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर ये 10 से गया है ना, तो हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा, इस v का cos में जो कंपोनेंट है वो इतना होना चाहिए, वी कैन कैलकुलेट इट, आया समझ में। तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से पढ़िएगा इसको, है ना। हम लोग जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।